आइरिस की उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रही थीं, उसकी निगाहें अटल थीं। डैमन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसके हाव भाव की तीव्रता देखकर अचंभित रह गया। उसने लिलिथ की ओर देखा तो उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर रही थी। एक क्षण के लिए उसकी सांसें अटक गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन ठीक समय पर रिमोर्सलेस कौशल सक्रिय हो गया, जिससे उसे खुद को शांत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैमन ने भौहें सिकोड़ते हुए एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ अपना चाय का कप सावधानी से नीचे रख दिया। मुझे खेद है लिलिथ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। लिलिथ ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हो गई। कोई गलतफहमी? डैमन ने अपना धैर्य बनाए रखते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि आप मानते हैं कि मैं इस मामले का कोई विशेषज्ञ हूँ। लेकिन मुझे आपके मुझ पर विश्वास की चमक में आनंदित होने में बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे डर है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आइरिस की नीली आंखें उसकी ओर घूम गईं, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तुम सच में कुछ नहीं जानते? डैमन ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई, उसका स्वर नर्म हो गया। नहीं आइरिस, मुझे नहीं पता। काश मुझे पता होता, सिर्फ तुम्हें थोड़ी शांति पाने में मदद करने के लिए। लेकिन तुम्हारे पिता की मौत के बारे में मुझे भी उतना ही पता है जितना किसी और को। आइरिस ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं समझ गई। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया, उसकी मुस्कुराहट और भी तीखी हो गई। सचमुच? आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप में से किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कामेन वेले के साथ क्या हुआ था? उसकी नज़रें फिर से डैमन पर टिक गईं, उसका स्वर चिढ़ाने वाला लेकिन जांचपूर्ण था। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? डैमन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मैं तो बस एक छात्र हूँ जो किसी और की योजनाओं में फंसे बिना अपना दिन गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी ने आपको कुछ और ही यकीन दिलाया है, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने स्रोतों का दोबारा मूल्यांकन करें। वार सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट था और लिलिथ ने उसे भांप लिया। उसकी मुस्कुराहट कुछ देर के लिए रुकी, फिर लौट आई, पहले से ज्यादा सोची समझी। मैं समझ गया। शायद यह मेरी तरफ से गलतफहमी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके जैसा अनोखा नजरिया रखने वाला कोई मेरी मदद करने को तैयार होगा, है ना डैमन? डैमन ने अपना भाव शांत रखा, हालांकि वह जाल पहचान गया था। वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आइरिस उसे आशा भरी, विनती भरी निगाहों से देख रही थी, इसलिए वह जानता था कि वह मना नहीं कर सकता। हाँ, उसने विनम्रता से कहा, मैं हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका हाथ उसकी बगल में कसकर जकड़ा हुआ था। लिलिथ एस्ट्रानोवा ने एक सीमा पार कर ली थी, आइरिस को इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं था। बहुत अच्छा, लिलिथ ने विजयी स्वर में कहा। मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। उसने आइरिस की ओर देखा, जो अभी भी आशा और लालसा के मिश्रण से डैमन को देख रही थी। चिंता मत करो आइरिस, डैमन काफी सक्षम है। उसकी सहायता से मुझे यकीन है कि हम तुम्हारे पिता की मौत के पीछे के राक्षस का पता लगा लेंगे। आइरिस ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गंभीर थी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। डैमन ने फिर से अपना चाय का कप उठाया और चुपचाप घूंट भरते हुए कमरे में तनाव बढ़ने लगा। लिलिथ ने माहौल को शांत करने के लिए हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की, लेकिन आइरिस का मूड अभी भी उदास था, उसके विचार कहीं और थे। आखिरकार लिलिथ ने तय किया कि अब वहां से जाने का समय हो गया है। पब फ्यूचर विज्ञापन। जैसे ही वे खड़े हुए, लिलिथ ने दरवाजे की ओर रास्ता दिखाया। डैमन के पीछे जाने से पहले ही उसने अपनी वर्दी पर एक खिंचाव महसूस किया। मुड़कर उसने देखा कि आइरिस कपड़े को पकड़े हुए थी, उसका सिर उसकी पीठ पर टिका हुआ था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने निर्णय कर लिया है। मैं करना चाहता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मेरी मदद करें, जैसा आपने वादा किया था। डैमन ने सिर हिलाया और अपनी आवाज़ धीमी कर दी ताकि केवल वह सुन सके। बहुत अच्छा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यह रास्ता आसान होगा। ऐसा कहकर वह धीरे से दूर चला गया और लिलिथ के पीछे घर से बाहर चला गया। आइरिस दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। धीरे से उसने उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। लिलिथ और डैमन तनावपूर्ण सन्नाटे में चल रहे थे, उनके बीच की दमनकारी शांति केवल पत्थर के रास्ते पर उनके कदमों से ही टूट रही थी। अचानक डैमन रुक गया, उसका शरीर अकड़ गया और बेरहम कौशल फीका पड़ गया। यह क्या बकवास था? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में क्रोध की तीव्रता थी। लिलिथ ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसके चेहरे पर भ्रम की एक बनावटी अभिव्यक्ति थी। क्या था?
इस जवाब से डैमन का गुस्सा और भड़क गया। उसने उसकी तरफ मुड़कर उसका कॉलर इतनी जोर से पकड़ा कि वह थोड़ा लड़खड़ा गई। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना बंद करो, कुतिया। वह गुर्राया, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन गुस्से से उबल रही थी। तुमने उसके पिता का जिक्र क्यों किया? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं। लिलिथ के चेहरे पर बनावटी मासूमियत से बर्फीली तिरस्कार की झलक आ गई। उसने अपने कॉलर को पकड़े हुए हाथ पर नज़र डाली और फिर सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि उसे काट सकती थी। छोड़ दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। औरतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, वरना। डैमन की पकड़ मजबूत हो गई, उनके बीच शक्ति के भारी अंतर के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी। वरना क्या? उसने चुनौती दी। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अवज्ञा से भरी हुई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उनकी क्षमताओं में अंतर बहुत बड़ा था। उसका सामना करना खरगोश और शेर के बीच मुकाबला करने जैसा था। वह अपनी कलाई के एक झटके से उसे धूल चटा सकती थी। फिर भी डैमन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका गुस्सा इतना भड़क उठा था कि आत्मरक्षा की उसकी प्रवृत्ति दम तोड़ रही थी। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कर पाता, शांति में कोमल कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। उसके बाद उपहास से भरी आवाज़ आई। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ क्या है? एक शरीफ छात्र परिषद अध्यक्ष रात के अंधेरे में एक सुनसान इलाके में एक लड़के के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नाटकीय प्रभाव के लिए आवाज़ रुक गई। क्या दृश्य है? डैमन ने तुरंत लिलिथ का कॉलर छोड़ा और उस ओर मुड़ा जहां से वह बाधा उत्पन्न कर रहा था। थोड़ी दूरी पर एक महिला खड़ी थी जिसके बैंगनी बाल एक चिकनी चोटी में बंधे थे और उसकी आंखें उसके बालों के चटक रंग से मेल खा रही थीं। उसने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास भरा हाव भाव और शरीर का सुडौलपन उसे एक कुलीनता का आभास दे रहा था। उसकी सुंदरता लिलिथ एस्ट्रानोवा से टक्कर ले रही थी, हालांकि उसके अलग थलग भाव और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट डैमन को परेशान कर रही थी। डैमन की नज़र में उसके आसपास की परछाइयाँ अजीब लग रही थीं। उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब, कुछ अस्वाभाविक था। वह ठीक ठीक जानता था कि वह कौन थी। रेनाटा मालेक्रिस्ट। वह कोई साधारण छात्रा नहीं थी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में दूसरे स्थान पर थी। वह हॉल्स में रहती थी और बेजोड़ शक्ति के लिए जानी जाती थी। रेनाटा पहले ही द्वितीय श्रेणी में पहुंच चुकी थी, एक ऐसी उपलब्धि जिसने उसे लिलिथ एस्ट्रानोवा के बराबर कर दिया था। उसकी अनोखी जादुई विशेषता, ज़ीरो, उसे और भी खतरनाक बनाती थी। उसके कारनामों की अफवाहें दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह तीसरे दर्जे की उन्नति तक पहुंच चुके राक्षसों का सफाया करने के लिए जानी जाती थी, और वह खुद उस दहलीज को पार करने से बस एक कदम दूर थी। लिलिथ तुरंत डैमन और रेनाटा के बीच आ गई। उसकी मुद्रा में सावधानी और दुश्मनी का मिश्रण था। उसकी ठंडी, गणना करती आंखें बैंगनी बालों वाली लड़की पर टिकी थीं। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। रेनाटा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई जब उसने अपनी बाहें पार कर लीं। उसकी निगाहें लिलिथ और डैमन के बीच घूम रही थीं। अब रेनाटा ने हल्के लेकिन मनोरंजन से भरे स्वर में कहा। बचाव की कोई ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रानोवा। मैं बस वहां से गुजर रही थी और तनाव को देखे बिना नहीं रह सकी। क्या बात है? स्वर्ग में भी मुसीबत? डैमन की कनपटी में एक नस धड़कती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी जबान संभाली और इस बातचीत को सतर्क निगाहों से देखा। वह जानता था कि रेनाटा जैसी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। लिलिथ की आवाज़ धीमी हो गई, उसका लहजा तीखा और तीखा था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चले जाओ। रेनाटा ने धीरे से हंसते हुए धीरे से एक कदम और पास आते हुए कहा। ओह, लेकिन मुझे तो लगता है। देखो, जब तुम जैसी कोई खुद एस्ट्रानोवा एक छोटे से लड़के को लेकर इतनी उत्तेजित हो जाती है, तो मैं खुद को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकती। उसकी नज़रें डैमन पर टिक गईं और वह वहीं रुक गई। और उसमें कुछ अलग बात है न? लिलिथ की मुद्रा कठोर हो गई, उसका शरीर कुंडलित स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त हो गया। मैंने कहा था कि चले जाओ, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ पहले से भी अधिक ठंडी थी। रेनाटा की मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। आराम करो, मैं बस देख रही हूँ। लेकिन अगर तुम कुछ छिपाने पर इतने ही आमादा हो। उसकी नज़रें और तेज हो गईं, लगभग शिकारी जैसी। उद्धरण चिन्ह ... ज़रूर दिलचस्प होगा। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सहज प्रवृत्ति चीख रही थी कि यह मुलाकात अभी खत्म नहीं हुई है। रेनाटा के इरादे चाहे जो भी हों, ये साफ था कि वह इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। लिलिथ ने रेनाटा को घूरा, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह रेनाटा को डैमन में कोई दिलचस्पी नहीं लेने दे सकती थी। इससे सब कुछ उलझ जाता। डैमन पहले से ही बेहद अप्रत्याशित था, एक पल सतर्क, अगले ही पल लापरवाह।
रेनाटा को इसमें शामिल करना, जो डेमन जितनी चालाक हो लेकिन अपने से नीचे वालों के लिए उससे भी ज्यादा क्रूर, तबाही का सबब बन जाता। रेनाटा सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं थी, वह लिलिथ की विरोधी थी। उन्हें ये बात पहली मुलाकात से ही पता थी, एक दूसरे के प्रति अनादर का एहसास तुरंत हो गया था। ये लगभग प्रेमियों को अपने जीवनसाथी की खोज जैसा था, लेकिन उनके मामले में यह आग और पानी का मिलन था, टकराव तो होना ही था। रेनाटा की बैंगनी आंखें डेमन पर टिकी थीं, जो लिलिथ के पीछे चुपचाप खड़ा था। लिलिथ की तीखी निगाहों के बावजूद रेनाटा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चले जाओ अभी, रेनाटा, लिलिथ ने आदेश दिया, उसका स्वर तीखा और अटल था। रेनाटा ने नाटकीय ढंग से आह भरी और अपने चेहरे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा हटा दिया। तुम यहाँ मुझसे लड़ने नहीं जा रहे हो, है ना? मैं इस पूरे मोहल्ले को नष्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। उसकी नज़र पुनः डेमन पर गई, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान तैर गई। वह बहुत प्यारा है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रही थीं। उसमें एक आदर्श लड़के के खिलौने के सभी गुण हैं। उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वे डेमन की आंखों पर बंधी पट्टी पर टिकी थीं। ये शर्म की बात है कि वह अंधा है। डेमन चुपचाप स्थिर खड़ा रहा, उसका शरीर तनावग्रस्त था तथा हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। रेनाटा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर तुम देख पाते तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम एक बदसूरत, दोमुही कुतिया के साथ पेश आ रहे हो। डेमन का जबड़ा कस गया, लिलिथ पर उसका गुस्सा पल भर के लिए रेनाटा के प्रति उसकी बढ़ती नापसंदगी के आगे फीका पड़ गया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें तिरस्कार भरा हुआ था। मुझे ये जानने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्वयं एक हैं। मुझे लगता है कि किसी को जानने के लिए एक की आवश्यकता होती है। उनके शब्द लिलिथ का बचाव नहीं थे, वे उन दोनों के प्रति तिरस्कार की घोषणा थे। रेनाटा की हल्की और मजाकिया हंसी गूंजी, ओह मेरी देवी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ईमानदार और प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। लिलिथ की नज़रें गहरी हो गईं, तुमने अपना मज़ा ले लिया। अब जाओ। रेनाटा ने आदेश को अनसुना करते हुए हल्के से हंसी। उसकी आंखें एक मनोरंजक चमक के साथ डेमन की ओर लौट आईं। तुम्हारा नाम क्या है, प्यारी? मैं रेनाटा मालेक्रिस्ट हूँ। डेमन का स्वर रूखा और उपेक्षापूर्ण था। मेरा नाम तुम्हारा काम नहीं है। उसकी मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें इस बोरियत से दूर ले जाना चाहती हूँ। डेमन ने चिढ़कर जीभ चटकाए। मुझे लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो गया। मैं अकादमी वापस जा रहा हूँ। वह लिलिथ के पास से चलने लगा, लेकिन उसने उसकी छाती पर अपना दृढ़ हाथ रखकर उसे रोक दिया। क्या, डेमन, तुम अभी वॉर हॉल्स में वापस नहीं जा सकते। मैंने अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं किया है। उसकी ठंडी निगाहें उसकी निगाहों से मिलीं, लेकिन अब मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। रेनाटा ने अपनी भौहें उठाईं, और जैसे ही उसने उन दोनों के बीच नज़र दौड़ाई, उसकी मुस्कुराहट लौट आई। क्या तुम्हें अभी अभी छोड़ दिया गया, लिलिथ? डेमन, हुह, डेमन, युद्ध हॉल, पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और उसका चंचल व्यवहार बदल गया। उसकी आंखों की मनोरंजक चमक गायब हो गई और उसकी जगह कुछ ठंडापन आ गया, घृणा की सीमा तक तिरस्कार। डेमन ग्रे, उसने कहा, उसका स्वर अब और भी तीखा हो गया था। गोल्डन टिकट की नाकामी, अकादमी की सबसे कमज़ोर। डेमन का चेहरा भावशून्य बना रहा। उसने यह उपनाम अनगिनत बार सुना था। अब वह चुभता नहीं था, बस एक और बोझ था जो उसे उठाना था। लिलिथ आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ ठंडी थी, अपनी जुबान संभालो, रेनाटा। डेमन ने उपहास किया। मुझे नहीं पता था कि आप प्रशंसक हैं, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। रेनाटा अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। लिलिथ एस्ट्रानोवा जैसा व्यक्ति अकादमी के सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ क्यों जुड़ा हुआ था? क्या वह सचमुच उसके रूप पर मोहित हो गई थी? उसने ऊंची आवाज में सोचा, उसके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। लिलिथ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, उसकी संकुचित आंखें रेनाटा को सावधानी से चलने की चेतावनी दे रही थीं। रेनाटा को इस बात का एहसास चिंगारी की तरह हुआ, उसने उसका अपमान किया था। अकादमी की सबसे कमज़ोर छात्रा, सबसे नीच। उसका गुस्सा भड़क उठा, तीखा और तुरंत। सोचने के लिए कि तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत रखते हो, तुम नीच, कमज़ोर, तुच्छ चींटी हो, रेनाटा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ जहरीली थी। उसकी बैंगनी आंखें द्वेष से चमक उठीं, क्योंकि उसकी द्वितीय श्रेणी की उन्नति की आभा ने डेमन को कुचलना शुरू कर दिया था। अपने हाथ पैर तोड़ दो और मैं दया करूंगी, उसने कहा, उसका स्वर ठंडा और समझौताहीन था। डेमन का रिमजलेस कौशल सहज रूप से सक्रिय हो गया, जिससे उस पर हावी होने वाले भय का भाव कम हो गया। फिर भी वह खुद को पूरी तरह से दबाना नहीं चाहता था।
उसने अपनी परछाई को उसकी दमनकारी आभा का प्रहार सहने दिया, हालांकि वह जानता था कि इससे उसकी परछाई की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यह एहसास असहनीय था, जैसे उसकी पीठ पर स्वर्ग का भार उठा हो। उसके घुटने कांप रहे थे और कंधे तनाव से चरमरा रहे थे। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था, मानो भार उसे पूरी तरह कुचल देगा। रिमोस्लेस के सक्रिय होने के बावजूद उसका नश्वर हृदय भय से ग्रसित था। फिर भी डेमन घुटने टेकने को तैयार नहीं था। वह अडिग खड़ा रहा, उसका शरीर पीड़ा से चीख रहा था, जैसे जैसे पल अनंतकाल में बदलते जा रहे थे। वह अविचलित अपने संकल्प को अडिग रखते हुए सहन करता रहा। लेकिन उसे लंबे समय तक ये सहन नहीं करना पड़ा। लिलिथ ने अपना हाथ उठाया, उसकी आभा भड़क उठी और एक ही लहर से उसने रेनाटा के दबाव को पूरी तरह से रद्द कर दिया। रेनाटा के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। मेरे रास्ते से हट जाओ, एस्ट्रानोवा। लिलिथ ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को घूरा, उसकी आवाज़ तलवार की तरह तीखी थी। एक प्रथम वर्ष के छात्र को निशाना बनाना, जो प्रथम श्रेणी में भी उन्नति तक नहीं पहुंच पाया है। आपको कोई शर्म नहीं है? डेमन चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर ठंडक थी, हालांकि उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हर अंतर्मन उसे बता रहा था कि अगर वह इन दोनों के बीच फंस गया तो उसे कुछ समझ आने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। उन्होंने तार्किक चुनाव किया। डेमन अपनी एड़ी घुमाकर मुट्ठियां कसकर भींचे हुए चल पड़ा। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वह टकराव से दूर होता गया, आकाशीय हवाओं की गर्जना और जमीन के गड़गड़ाने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। इसके पीछे छिपी शक्ति भयावह थी, लेकिन डेमन न तो रुका और न ही अपने कंधे के ऊपर देखा। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियां और जोर से भींच लीं। उसका पेट हल्की सी गड़गड़ाहट कर रहा था, ये याद दिलाते हुए कि उस अवज्ञा की वजह से उसे कितनी परछाई ऊर्जा गंवानी पड़ी थी। और फिर भी वह घुटनों के बल नहीं बैठा था। वह नहीं झुक सकता था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि अगर वह आज रेनाटा मालिक्रिस्ट के सामने घुटने टेक देगा तो वह फिर कभी नहीं उठ पाएगा। ये तर्कसंगत नहीं था, लेकिन यह एकमात्र विकल्प था। अपनी परछाई की भूख से व्याकुल उसे एहसास हुआ कि अब वह कल रात का इंतजार नहीं कर सकता। उसकी योजनाएं आगे बढ़नी ही थीं। उसके पास आज रात टोबियास मॉर्गन को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, खासकर जब लिलिथ रेनाटा से निपटने में व्यस्त थी। समय सीमा बहुत कम थी। अकादमी लौटने, जाल बिछाने और टोबियास को फंसाने के बीच उसके पास अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लगभग 3 घंटे थे। लेकिन वह और इंतजार नहीं कर सकता था। रेनाटा ने उसे एक निर्विवाद सत्य की याद दिला दी थी। दुनिया ताकतवरों की है, कमज़ोर लोग शिकार से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। मैं और मजबूत हो जाऊंगा, डेमन ने धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, उसकी आवाज़ ठंडी और दृढ़ थी। मैं एहसान चुकाऊंगा, रेनाटा मालिक्रिस्ट। एक समय में एक आत्मा, एक समय में एक शिकार। डेमन ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसकी सारी तैयारियां परिस्थितियों के हिसाब से पूरी थीं, हालांकि जल्दबाजी में की गई तैयारी में बहुत कुछ कमी रह गई थी। उसकी परछाई उसके पैरों पर कुंडली मारे बैठी थी, बेचैन और भूखी, हालांकि अभी तक उस हद तक नहीं पहुंची थी कि वह उस पर कब्जा कर ले। उन्होंने अपना सिस्टम पैनल खोला और भौहें चढ़ाकर परिचित आंकड़े देखे। HP 50/50, मन 90/90, शक्ति 9, चपलता 17, गति 35, धीरज 10, कक्षा छाया 60, छाया भूख स्तर 40%, छाया स्तर 2, स्थिति छाया हल्की भूखी है। विशेषताएं अम्ब्रा, कौशल 5x, निरंकुश छाया बोध, लॉक किया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डेमन ने जीभ चटकाए। रेनाटा के साथ पहले हुई घटना ने उस पर गहरा असर डाला था और उसे उसकी आभा से बचने के लिए अपनी परछाई का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसका विरोध करने के लिए अपनी परछाई का उपयोग करना व्यर्थ था, उसने कड़वाहट से कहा। उसका छाया पूल, जो शुरू में लगभग 100 था, स्तर 2 पर पहुंचने पर 200 तक बढ़ गया था। लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की थी, उसका छाया भूख केवल तभी सक्रिय होता था जब पूल 100 से नीचे चला जाता था। इसलिए जब तक मेरी ऊर्जा 100 से ऊपर रहती है, भूख नहीं बढ़ेगी। ये केवल 2% और 3% के बीच घट बढ़ सकती है, उन्होंने याद करते हुए कहा कि किस प्रकार यह कमी से पहले स्थिर हो गई थी। उसने रेनाटा को मन ही मन कोसा, धिक्कार है रेनाटा, तुम मेरी योजनाओं में खलल डाल रही हो। उसके कत्लेआम का सेटअप, एक सावधानी से तैयार किया गया क्षेत्र जहां वह टोबियास को खत्म करना चाहता था, बिल्कुल भी आदर्श नहीं था। तैयारी के लिए सिर्फ 1.5 घंटे का समय था, इसलिए तैयारी करना एक कठिन काम था। फिर भी ये करना ही था। अगर जाल और चालें नाकाम हो जाती तो वह हमेशा अंधेरे पर भरोसा कर सकता था कि वह खेल का मैदान बराबर कर देगा। डेमन समय के विरुद्ध दौड़ रहा था।
चारा पहले ही बिछाया जा चुका था। उसने क्रॉफ्ट को पहले ही एक जाली पत्र भेज दिया था मार्कस की लिखावट में, लेकिन उस पर इसाक रेगाडी के नाम से हस्ताक्षर थे। पब फ्यूचर विज्ञापन पत्र में विश्वासघात का संकेत दिया गया था और टोबियास को एक योजना का निशाना बनाया गया था। इसमें उसे गद्दार का पर्दाफाश करने के बहाने चुपके से एक खास जगह पर मिलने का निर्देश दिया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि टोबियास पत्र लेकर आए, डेमन ने एक नक्शा भी शामिल किया और उसे गुप्त रखने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि उनका कोई दोस्त अपराधी हो सकता था। यह कोई अचूक योजना नहीं थी, लेकिन टोबियास इतना बेफिक्र और बेताब था कि वह इसके झांसे में आ गया। डेमन को उम्मीद थी कि वह चिट्ठी लेकर पहुंचेगा, जिससे वह ऐसी स्थिति में आ गया कि बिना सबूत छोड़े उसे फेंक नहीं सकता था। अब डेमन को बस इंतजार करना था। पेड़ों के बीच छायादार कोने में खड़े होकर वह अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसे जल्दी से यह काम खत्म करके लिलिथ एस्ट्रानोवा के लौटने से पहले अपने छात्रावास लौट जाना था। समय उसकी उंगलियों के बीच से फिसल रहा था, लेकिन उसने उसे खुद को पराजित नहीं करने दिया। ये जीवित रहने की ओर एक कदम था, ताकत की ओर, स्वतंत्रता की ओर, भय और कमजोरी से मुक्ति। और ठीक समय पर डेमन ने उस युवक को पहचान लिया, टोबियास मॉर्गन। उसके काले बाल उसके हाथ में रखे प्रकाश कण की चमक में हल्के से झलक रहे थे, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही थीं। अंधेरे में डेमन अदृश्य रहा, परछाइयों की ओट में जो उसे छिपा रही थी। डेमन चुपचाप जंगल में और अंदर चला गया और अपना एक रोशनी वाला क्रिस्टल निकाल लिया। उसने उसे थोड़ी देर के लिए चालू किया, बस इतना कि टोबियास को हल्की रोशनी और रंगे हुए नीले बालों की झलक मिल जाए। फिर उसने उसे बंद कर दिया और जंगल में और पीछे चला गया। टोबियास का ध्यान जैसे ही टिमटिमाती रोशनी ने खींचा, वह स्तब्ध रह गया। दूर से देखने पर उसे बस एक छाया दिखाई दी, जिसके बाल पेड़ों के बीच से आती हल्की चांदनी में नीले रंग से चमक रहे थे। ये इसहाक नहीं है, टोबियास ने भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। नीले बाल, क्या ये मार्कस हो सकता है? चाल काम कर गई। डेमन ने भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर अपने बाल रंगे थे। वह जानता था कि टोबियास को इसहाक के जिंदा होने पर शक होगा, खासकर जब अकादमी ने आधिकारिक तौर पर उसे मृत घोषित कर दिया था। मार्कस की लिखावट में लिखा ये पत्र कहानी के बिल्कुल अनुरूप बनाया गया था। मार्कस एक करीबी दोस्त था जिस पर टोबियास भरोसा करता था, और यह विचार कि वह टोबियास का नाम साफ करने में मदद करेगा इतना लुभावना था कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। टोबियास को यकीन था कि यह मार्कस ही है, और वह लालच में फंस गया और जल्दी से रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। उसकी सांसें उत्सुकता से भारी थीं। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। मार्कस जरूर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना? छात्र परिषद के अध्यक्ष ने उसका नाम साफ करने का वादा किया था, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई प्रगति नहीं हुई। जांच के सिलसिले में उसका पेजर जब्त कर लिया गया था, जिससे वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया था। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसके हाथ में रोशनी का क्रिस्टल जंगल की जमीन पर हल्की रोशनी बिखेरता हुआ उसका रास्ता दिखाता गया। कभी कभी दूर से एक और हल्की रोशनी चमकती, जो उसे जंगल में और अंदर ले जाती। टोबियास का दिल तेजी से धड़क रहा था, और वह दृढ़ संकल्प के साथ उसके कदमों को थामे हुए था। आखिरकार टिमटिमाना बंद हो गया। उसने प्रकाश स्रोत को देखा, जो अब स्थिर था, कपड़े में लिपटा हुआ, एक पेड़ के तने पर। सावधानी से पास जाकर टोबियास ने कपड़ा उठाया और क्रिस्टल को देखा। लेकिन जैसे ही उसने उसे हिलाया, एक जाल सा फंस गया। धुएं का एक झोंका उसके चेहरे पर आया, उसके फेफड़ों में भर गया और उसका दम घुटने लगा। टोबियास लड़खड़ाकर पीछे हट गया, जोर जोर से खांसने लगा और उसे चक्कर आने लगा। यह क्या है? वह हौंफते हुए बोला। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके पीछे धीमे, सोचे समझे कदमों की आहट गूंज रही थी। वह हचकचाकर मुड़ा तो परछाई से एक आकृति उभरती दिखाई दी। चांदनी में नीले बाल हल्के से झिलमिला रहे थे, और टोबियास का दिल बैठ गया। मार्कस, वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और कर्कश स्वर में बोला। वह व्यक्ति करीब आया, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वास्तव में नहीं, सपाट उत्तर आया। टोबियास की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आवाज पहचान ली। डेमन ग्रे, ये तुम हो? क्यों? डेमन ने सहजता से कंधे उचका दिए, उसका धनुष पहले से ही हाथ में था। क्यों नहीं, यह उचित ही है, उन्होंने कहा। उनका स्वर उस तीर की तरह तीखा था जिसे वे छोड़ने वाले थे। टोबियास जोर से खांसने लगा, उसका सिर घूम रहा था। क्या ये बदला है? क्या तुमने इसहाक को मार डाला? डेमन ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं, और हाँ, ये बदला लेने की बात नहीं है टोबियास, यह अस्तित्व की बात है, योग्यतम का नियम। और अभी तुम ज्यादा फिट नहीं दिख रहे। उसने अपना धनुष उठाया, उसकी आवाज ठंडी हो गई। मुझे आपके रास्ते में मदद करने दीजिए।
टोबियास लड़खड़ा गया, उसके घुटने जहर के भार से कांप रहे थे जो उसके शरीर में दौड़ रहा था। डेमन की परछाई हल्की रोशनी में टिमटिमा रही थी जब उसने धनुष की डोरी को कस लिया। लेकिन तीर चलने से पहले ही टोबियास मंद मंद हंसा और सीधा खड़ा हो गया। उसका हाथ पानी के एक घूमते हुए गोले की तरह चमक रहा था और उसने ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ तीर को डेमन पर फेंका, जिससे वह उड़कर पास के एक पेड़ से जा टकराया। डेमन जमीन पर गिरते ही कराह उठा, उसका शरीर भीग गया था और उसका धनुष उसकी पकड़ से फिसल गया था। तुमने मुझे लगभग पा ही लिया था, रे, टोबियास ने अपना आसन सीधा करते हुए कहा। लेकिन तुमने एक गंभीर गलती की है, उसने तिरस्कार से भरी आवाज में व्यंग्य किया। तुम्हें पता नहीं था कि मैं आधा जलपरी हूँ। जहर मुझ पर असर नहीं करता, यह ज्यादा से ज्यादा अस्थायी है। टोबियास की तीखी निगाहें डेमन पर टिक गईं, क्योंकि उसके हाथों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। अब मैं तुम्हें वापस अकादमी में ले जाऊंगा और तुमसे तुम्हारे अपराध कबूल करवाऊंगा, कमीने। डेमन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने धनुष को पकड़कर एक बार फिर छाया में गायब हो गया। टोबियास ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाए। तुम मुझसे छिप नहीं सकते। जल मानव गहराई में रहते हैं, हम अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। तुम मर चुके हो, डेमन ग्रे। डेमन खांसते हुए पेड़ों की ओट में और अंदर चला गया। परछाइयां उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थीं, उसकी शक्ल को नजरों से ओझल कर रही थीं, लेकिन वह जानता था कि इतना काफी नहीं होगा। उसने अपने होंठ काट लिए, उसके अंदर हताशा और एड्रेनालाइन का संचार हो रहा था। मैंने सोचा था कि टोबियास एक साधारण इंसान है, वह मन ही मन गुस्से से बोला, लेकिन वह कमीना तो आधा मछली मनुष्य निकला। अर्ध जलचर, गैर जादुई जहर के प्रति प्रतिरोधी और अंधेरे में देखने में सक्षम, हालांकि डेमन जितना नहीं। टोबियास के पास मौजूद प्रकाश क्रिस्टल से साबित होता था कि उसकी रात्रि दृष्टि पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर इंसानों से बेहतर थी। अच्छा हुआ कि मैंने उसे जंगल में खींच लिया, डेमन ने सोचा। अगर टोबियास अकादमी लौटता तो वह सब कुछ उजागर कर देता। लेकिन टोबियास जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। डेमन समझ गया कि क्यों। टोबियास जानता था कि वह ज्यादा ताकतवर है और डेमन को पकड़ना ही उसकी साख साफ करने का सबसे अच्छा मौका था। नज़रबंदी से चुपके से बाहर निकलने पर अकादमी को टोबियास पर भागने की कोशिश का शक हो सकता था, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। वह आधा ही मरफोक है, इसलिए वह प्रतिरोधी है, प्रतिरक्षित नहीं, डेमन ने खुद को आश्वस्त किया। जहर उस पर असर कर रहा है, भले ही धीरे धीरे। वह पूरी तरह असर नहीं कर रहा है। अपने धनुष को कसकर पकड़ते हुए डेमन ने अपने दांत पीस लिए। यह मेरा शिकार है। वह शिकार है। ऐसा कौन शिकारी है जो अपने से ज्यादा ताकतवर को नहीं मार सकता? टोबियास, डेमन ने पुकारा, उसकी आवाज में बनावटी हताशा थी। कृपया आइए इस बारे में बात करें। हम कोई समझौता कर सकते हैं। टोबियास खुले मैदान में मजबूती से खड़ा होकर हंसा। उसके चारों ओर पानी के मानव आकार के गोले अशुभ रूप से तैर रहे थे, चांदनी में तरल मन चमक रहा था। आखिरकार बात करने का मन हुआ, है ना? टोबियास ने मजाक करते हुए कहा। तो तुम्हें डर तो पता ही है। मुझे पता था कि तुम्हारा दबंग होना बस एक नाटक था। अच्छा, बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डेमन ने अपनी हताशा को छुपाते हुए मुस्कुराने का प्रयास किया। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा, उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वह विश्वास दिलाने वाली लग रही थी। तुम्हारे पास अभी भी वो पानी के मंत्र हैं। मैं जादू का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर सकता। हो सकता है तुम गलती से मुझे मार दो। टोबियास मुस्कुराया, उसे हल्की सी चक्कर आने के बावजूद आत्मविश्वास की लहर महसूस हो रही थी। पेड़ों की सरसराहट और उसके चलते हुए पानी के मंत्रों की आवाज के कारण डेमन का सही पता लगाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी बढ़ी हुई दृष्टि भी उस अंधेरे के सामने बेकार लग रही थी, जो लगभग जीवंत सा लग रहा था और डेमन की हर हरकत को छुपा रहा था। ठीक है, टोबियास ने हाथ हिलाते हुए कहा। पानी के तैरते हुए गोले एक बड़े गोले में संघनित हो गए, जिससे उसके आक्रामक विकल्प कम हो गए, लेकिन उसे कम खतरा महसूस हुआ। डेमन मैदान में उतरा। टोबियास को लगा कि वह डर के मारे कांप रहा होगा, लेकिन इसके बजाय डेमन ने अभ्यास के साथ अपना धनुष उठाया। एक तेज सीटी की आवाज हवा में फैल गई। टोबियास ने सहज ही प्रतिक्रिया दी और अपने बचे हुए पानी के जादू को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन तीर ने उसे आसानी से चकनाचूर कर दिया। उसके कंधे में दर्द हुआ और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी मानसिक शक्ति क्षण भर के लिए भंग हो गई। क्या? टोबियास ने चौंक कर अपनी बांह की तरफ देखा। उसके कंधे में एक छोटा सा साफ छेद हो गया था और तीर उसके पीछे पेड़ में धंसा हुआ था। डेमन ने जीभ चटकाई और एक और तीर छोड़ा। दूसरा तीर धनुष से छूटने से पहले ही टोबियास एक तरफ कूद गया। पानी ब्लेड। टोबियास ने अपना हाथ काट लिया, जिससे पानी की एक अर्धचंद्राकार लहर पेड़ों को चीरती हुई निकली।
डेमन झुक गया, बाल बाल हमले से बचता हुआ, और फिर से परछाई में गायब हो गया। लानत है, डेमन ने अपनी सांस स्थिर करते हुए सोचा। खोखले तीर चलाना मुश्किल होता है। मैं उसके दिल पर निशाना साध रहा था, लेकिन सिर्फ उसके कंधे को छू पाया। तीरों की जटिल वायुगतिकी के कारण उन पर सटीक निशाना लगाना कठिन था, और चूंकि वे विष से युक्त थे, इसलिए उनकी खोखली नोक भी इतनी तेजी से आर पार हो गई थी कि वे टोबियास के मन को लंबे समय तक बाधित नहीं कर सकी, जिससे शापित नोकें मुश्किल से ही प्रभावी हो सकीं। डेमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं छिपकर तीर चलाता रह सकता था, लेकिन उन तीरों से बहुत सारे छेद हो जाते हैं। पता चल जाता कि क्या हुआ। और मेरे पास ज्यादा तीर नहीं बचे हैं। ज्यादातर तीर मार्कस के बिस्तर के नीचे रखे हैं ताकि वह पागल हो जाए। उसने चारों ओर नजर घुमाए और जंगल में तैयार किए गए जालों पर नजर डाली। कोई बात नहीं, मुझे बस उसे फुसलाना है, उसे आत्मविश्वास महसूस कराना है। पेड़ों के बीच छुपकर डेमन ने एक और तीर बनाया। गहरी सांस लेते हुए उसने ध्यान से निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ टोबियास के गाल को छूता हुआ निकल गया। खून की एक पतली सी लकीर उसके चेहरे पर रिसती हुई दिखाई दी। टोबियास जरा भी नहीं हिला। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? टोबियास गुर्राया, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। मुझे हराने के लिए तुम्हें घटिया चालों से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, डेमन ग्रे। डेमन ने अपने होंठ काटे, उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी, मानो रेमोस्लेस के प्रभाव से उत्पन्न शांति हो। इस कौशल ने उसके डर को कम किया, उसकी नसों को स्थिर किया, लेकिन इससे उसके लक्ष्य में कोई सफलता नहीं मिली। उसने एक और तीर छोड़ा, लेकिन टोबियास ने खुद को ढाल लिया था। अर्ध जलचर ने अपने चारों ओर 2 परतों वाली जल बाधाएं बना ली थीं। पहली परत ने डेमन के तीरों की गति धीमी कर दी, जिससे उनके जादुई प्रभाव नष्ट हो गए। दूसरी परत ने टोबियास को चकमा देने का समय दिया, और वह काम कर रही थी। ये तीर अब कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, डेमन ने कड़वाहट से सोचा। टोबियास ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसके होंठ आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट में बदल गए। पानी प्रधार। टोबियास की जगह से पानी की तेज धारें हर दिशा में फूट पड़ीं, जो आसपास के पेड़ों को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल गईं। डेमन बमुश्किल हमले की चपेट में आने से बच पाया और एक धार के नीचे फिसल गया, हालांकि पानी की तेज फुहारें उसे छू गईं। जिन झाड़ियों से वह गुजरा, उन्होंने उसके कपड़े और त्वचा को फाड़ डाला, जिससे उसके शरीर पर चोट और खरोंचें पड़ गईं। हताशा में जीभ चटकाते हुए डेमन ने सोचा कि अब रणनीति बदलने का समय आ गया है। वह दूर से यह मुकाबला नहीं जीत पाएगा। अपनी बांह पर बंधे सर्वदिशात्मक गियर को पकड़कर डेमन ने हुक को पास के एक पेड़ में फंसा दिया। एक तेज झटके से हुक ने उसे तेज गति से आगे की ओर खींच लिया। उसने हवा में ही हुक को अलग कर दिया, जिससे वह अपने ब्रेस में वापस आ गया और वह टोबियास के और करीब पहुंच गया। जहर अब तक असर कर रहा होगा, डेमन ने टोबियास के हल्के से कांपते हाथों की ओर देखते हुए सोचा। खोखले तीरों में एक शक्तिशाली विष मिला हुआ था, लेकिन आधा मत्स्य मानव होने के कारण टोबियास को अनुचित लाभ मिल रहा था। हालांकि प्रतिरोध प्रतिरक्षा नहीं था, डेमन को बस और जोर लगाना था। टोबियास ने फिर से हमला करने के लिए हाथ उठाए, लेकिन डेमन तैयार था। उसने अपने जादूगर खंजरों को निकालकर उनमें मन भर दिया और उनकी धारें इतनी तेज कर दी कि वे चांदनी में खतरनाक ढंग से चमकने लगीं। टोबियास ने पानी की बौछार की, लेकिन डेमन ने उन्नत खंजरों से उसे चीर दिया और अगले हमले से बचने के लिए एक तरफ लुढ़क गया। एक पेड़ पर पैर जमाकर डेमन ने लात मारी और सीधे टोबियास की ओर बढ़ा। उसने एक क्षण में दूरी कम कर ली, उसका खंजर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार था। लेकिन टोबियास मुस्कुराया। तुम्हारे पास। जमीन से पानी ऊपर की ओर उछला और पल भर में डेमन के चारों ओर एक गोला बन गया। इस गोले ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और उसे घूमते हुए तरल पदार्थ के एक घेरे में फंसा दिया। डेमन पानी के भारी भार से छटपटा रहा था और बाधा के किनारे पर वार करने के लिए अपनी बाहें हिलाने की कोशिश कर रहा था। सांस रोकने की कोशिश करते हुए उसके फेफड़े जल रहे थे और हर कोशिश के साथ उसका वार कमजोर होता जा रहा था। पानी के धीमे दबाव के बीच टोबियास की आवाज उसके पास पहुंची, जो आत्मसंतुष्ट और शांत थी। इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। यह पानी का अवरोध है। तुम डूब जाओगे, और जब तुम डूब जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का उत्तर देने के लिए वापस ले जाऊंगा। डेमन के खंजरों ने अवरोध के किनारे को चीर दिया, लेकिन वह लगभग तुरंत ही ठीक हो गया। तरल पदार्थ बिना किसी रुकावट के फिर से बनने लगा। उसके फेफड़ों की हवा धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसकी जगह उसकी छाती पर दबाव डालते पानी का भारी भार आ रहा था। जैसे जैसे उसकी गति धीमी होती गई, उसकी दृष्टि के किनारों पर अंधेरा छाने लगा। लानत है, डेमन ने कमजोरी से बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि पानी उसे निगल रहा था।
टोबियास बैरियर के बाहर खड़ा संतोष से देख रहा था कि डैमन की तकलीफें कम हो रही हैं। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ये तुम्हारा अंत है। डैमन के फेफड़े जल रहे थे, उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं, और पानी का भारी भार उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था, उसे बेहोशी की हालत में धकेलने की धमकी दे रहा था। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद वह खुद को हारने नहीं देना चाहता था, न यहीं न अभी। उसने झट से आंखें खोली और पानी से भरी जेल को घूरने लगा। जबड़ा भींचकर उसने अपना खंजर दीवार के किनारे पर भोंक दिया, और जैसे ही धार ने पानी की अखंडता को भंग किया, उसने तुरंत कार्रवाई की। उस छेद का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने सर्वदिशात्मक उपकरण के तीरनुमा हुक को चलाया। नुकीला हुक पानी को चीरता हुआ पास के एक पेड़ से जा टकराया। अचानक खींचतान के साथ डैमन ने खुद को बाधा से मुक्त कर लिया। हाँफते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा, जोर जोर से खांसने लगा और पानी थूकने लगा। थकान से उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसे संभलने का समय नहीं मिला। टोबियास उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। पानी का अवरोध अशुभ रूप से घूम रहा था, फिर से आकार ले रहा था और ज्वार की लहर की तरह डैमन की ओर झपटा, उसे एक बार फिर से निगलने के इरादे से। बिना देखे डैमन ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और 3 सफ़ेद क्रिस्टल हवा में उछाल दिए। जैसे ही क्रिस्टल पानी के संपर्क में आए, वे बर्फ के टुकड़ों में फट गए और तरल पदार्थ जमकर बर्फ में बदल गया। जमीन के अचानक बदलाव से डैमन एक तरफ लुढ़क गया और जमे हुए टुकड़ों से बाल बाल बच गया। एक ही झटके में उसने एक और क्रिस्टल पकड़ा और टोबियास की ओर फेंक दिया। टोबियास ने सहज ही एक जल अवरोधक खड़ा कर दिया, लेकिन क्रिस्टल टकराते ही फट गया, जिससे अवरोधक एक बर्फीले खोल में बदल गया। विस्फोट के कारण आसपास की जमीन पर चमकदार बर्फ फैल गई। विस्फोटक बर्फ के क्रिस्टल। टोबियास ने तिरस्कार से भरी आवाज में उपहास किया। कितना दयनीय, अपना जादू भी नहीं चला सकते। डैमन ने झटके को अनसुना कर दिया और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके होंठ मौन आदेश में हिल रहे थे। स्पीड में 5x। डैमन के शरीर में ऊर्जा का एक ऐसा उछाल आया जिसने उसकी गति को 5 गुना बढ़ा दिया। वह धुंध में जंगल में भाग गया और टोबियास को पीछे छोड़ गया। टोबियास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह डैमन को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच गया था और अब वह फिसलन भरा चूहा फिर से भाग रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? यहाँ वापस आओ, ग्रे। अपने हाथ के एक झटके से टोबियास ने अपने पैरों के नीचे पानी को बुलाया, जिससे एक चिकनी बहती हुई पहाड़ी बन गई। जल आंदोलन। अस्थायी स्लाइड ने टोबियास को अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाया, जिससे वह पीछा कर सका। डैमन ने अपने होंठ काटे, उसका चेहरा रेमोस्लेस के असर से शांत था। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि यह लड़ाई खत्म न हो जाए। यही वजह थी कि उसने शुरू से ही 5x का इस्तेमाल नहीं किया था। बूस्ट के बावजूद वह टोबियास को निष्पक्ष मुकाबले में नहीं हरा पा रहा था। लेकिन मैंने कभी निष्पक्ष लड़ने की योजना नहीं बनाई। अपने दाहिने हाथ में बंधे सर्वदिशात्मक गियर का इस्तेमाल करते हुए डैमन जंगल में अद्भुत सटीकता से आगे बढ़ रहा था, और टोबियास द्वारा छोड़े गए पानी के जादुई जेटों से बाल बाल बच रहा था। उसकी हरकतें अनियमित थीं, अनिश्चित पैटर्न में उछलना, लुढ़कना और तेजी से दौड़ना। जैसे ही टोबियास ने दूरी कम की, डैमन अचानक मुड़ा और अपना आखिरी विस्फोटक बर्फ का क्रिस्टल फेंका। इस विस्फोट से बर्फ की एक दीवार बन गई, जिसे टोबियास ने पानी के जादू से रोक दिया और उसके रास्ते में फिसलन भरे बर्फीले धब्बे छोड़ दिए। तुम कितने दयनीय हो सकते हो? टोबियास गुर्राया, उसकी आवाज़ में तिरस्कार झलक रहा था। अपने जादू के बजाय उन बेकार चीज़ों पर भरोसा करना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक असफल व्यक्ति हो। डैमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान जंगल से होते हुए अकादमी के चारों ओर लगे बैरियर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। टोबियास को जब एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। भागो, ग्रे, भागते रहो। अकादमी का बैरियर तुम्हें नहीं बचाएगा। वहां जो भी राक्षस तुम्हारा सामना करेगा वह तुम्हें चीर डालेगा। बेहतर होगा कि अभी आत्मसमर्पण कर दो और खुद को इस दुख से बचा लो। डैमन नहीं डगमगाया। ये शब्द उसका ध्यान भटकाने वाले थे, उसके संकल्प को तोड़ने की एक हताश कोशिश। उसने अपने बाएं हाथ में खंजर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसका मन तेजी से घूम रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डैमन दौड़ता रहा, उसकी चाल सटीक और सोची समझी थी। एक पेड़ से टकराकर वह बैरियर से कुछ मीटर पहले ही रुक गया। पीछे से देख रहे टोबियास ने डैमन की हिचकिचाहट को डर समझ लिया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई और उसने अपनी गति दोगुनी कर दी। उसके पैरों के पास पानी घूम रहा था जो उसे डैमन की ओर तेजी से धकेल रहा था। डैमन शांति से घूमा, उसकी ठंडी निगाहें टोबियास पर टिकी रहीं। जैसे ही टोबियास आगे बढ़ा, दुनिया जोर से घूम गई। खून की तीखी
धात्विक गंध हवा में भर गई, उसके जादू की नमी के साथ घुल मिल गई। एक पल में वह जमीन पर गिर पड़ा। डेमन को घूर रहा था, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दर्द ने उसे एक तेज और बेरहम लहर की तरह झकझोर दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया या उठाने की कोशिश की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अभी क्या हुआ? उसकी सांसें तब रुक गईं जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास उठाने के लिए कोई हाथ नहीं बचा। उसका हाथ कटा हुआ था, खून से लथपथ जमीन पर उसके पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ निढाल पड़ा था। घबराहट होने लगी और उसका मन अपने कटे हुए अंगों के भयावह दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। सहज ही उसकी नज़र डेमन पर पड़ी, जो नीचे झुका हुआ था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मुझे उस जलपरी की जीवंतता से प्यार करना होगा, डेमन ने कहा, उसके स्वर में उपहास झलक रहा था। तुम टुकड़ों में कट गए हो, फिर भी तुम अभी भी जाग रहे हो। डेमन करीब झुका, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन धमकी भरी थी। मैंने सुना है कि कटा हुआ सिर कुछ क्षणों तक होश में रह सकता है। मुझे आश्चर्य है कि कटा हुआ धड़ कितने समय तक जीवित रह सकता है। टोबियास ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाने के कारण शब्द उसके गले में अटक गए। कैसे? यह आखिरी शब्द था जो वह अपनी आंखों से जीवन लुप्त होने से पहले बोल पाया। उसका शरीर खून से लथपथ लाल रंग के तालाब में बह गया। डेमन ने धीरे से ठहाका लगाया और खड़े होते हुए बोला, और कैसे? उसने अपने आसपास के पेड़ों पर नजर डाली और शाखाओं के बीच लटके पतले तारों की धुंधली, लगभग अदृश्य चमक को देखा, जो किसी चौथी श्रेणी की क्रिस्टल मकड़ी के जालों से बुने गए थे। ये जाल उस तरह की तरह तीखे थे जो आसानी से मांस को चीर सकते थे। वे सर्वदिशात्मक गियर के तार थे, इसीलिए मैंने केवल एक हाथ का उपयोग किया, डेमन ने बुदबुदाया। हर गतिविधि, हर कार्य उसके जाल का हिस्सा था, जो टोबियास को उसकी मृत्यु की ओर ले जाने के लिए तैयार किया गया था। जब टोबियास का शरीर निश्चल पड़ा था, डेमन की आंखों के सामने एक सूचना कौंधी। आपने टोबियास मॉर्गन को मार डाला है। डेमन घुटनों के बल बैठ गया। आखिरकार थकान ने उसे जकड़ लिया। उसकी योजना काम कर गई थी, लेकिन उसने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने टोबियास के अवशेषों पर एक नज़र डाली और आदेश दिया, इसे खा जाओ। उसकी परछाई अस्वाभाविक रूप से लहराती हुई स्याह अंधेरे की तरह फैल गई। जैसे ही वह क्षत विक्षत शरीर की ओर बढ़ने लगी, पंखों की अचानक फड़फड़ाहट ने डेमन का ध्यान खींचा। क्रॉफ्ट नाम का कौवा झपटा और टोबियास की लाश पर उतरा। उसने लाश पर चोंच मारी, एक आंख निकाली और उसे पास की एक शाखा पर ले गया। तुम कमीने हो, डेमन ने पक्षी को घूरते हुए गुर्राते हुए कहा। तुम सिर्फ इंसानी मांस के लिए मेरे पीछे इतनी दूर तक आए हो। वह मेरा शिकार है। क्रॉफ्ट ने अपना सिर झुकाया और मजाकिया लहजे में कांव कांव करने लगा, कांव कांव, बचाओ बचाओ। डेमन ने झुंझलाकर आह भरी, ठीक है, मुझे लगता है तुमने मदद की। खून से सने अवशेषों को देखते हुए उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं और उदासी में बदल गईं। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो और भी बहुत कुछ होगा, वह धीरे से बोला। क्योंकि मेरा मार्ग अभी शुरू हुआ है। मेरी जीवित छाया मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रेनाटा भी मुझे नहीं रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। छाया अंधेरे के बढ़ते हुए कुंड की तरह आगे बढ़ी और टोबियास के अवशेषों को पूरी तरह से निगल गई। आपने कौशल हासिल कर लिया है, जल उत्सव। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया को भोजन दिया गया है। अंतिम सूचना पर डेमन की भौहें तन गईं। भोजन तो हुआ, पर पेट नहीं भरा। वह बुदबुदाया, क्या ये व्यवस्था में एक और बदलाव है? वह सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज आई। डेमन स्तब्ध रह गया। धीरे से वह मुड़ा, उसकी सांस गले में अटक रही थी। बाधा के पार अंधेरे में उसकी लाल आंखें अशुभ रूप से चमक रही थीं। लंबे, कंकाल जैसे पंजे जमीन पर रगड़ खा रहे थे और उसका दुबला पतला, भयावह शरीर मानो द्वेष का भाव बिखेर रहा था। यहाँ तक कि रिमोस्लेस द्वारा उसके डर को कम करने के बावजूद डेमन को अपने घुटनों में ऐंठन महसूस हुई। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह वहीं खड़ा था, एक दुर्स्वप्न का प्राणी। वेंडिगो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये शब्द उसके होठों से मुश्किल से निकला। अकादमी की बाधा के पार बदनामी का क्षेत्र था दुष्टवन। ये जंगल सिर्फ अकादमी के आसपास का एक छोटा सा जंगल नहीं था। ये सोल्थियन महाद्वीप के विशाल भूभाग में फैला हुआ था, जो सेंट्रोस सागर के तट तक लगातार फैला हुआ था। मौत का साम्राज्य, इसमें अलग अलग ताकतवर अनगिनत राक्षस रहते थे, और जैसे जैसे कोई इसकी छायादार गहराइयों में जाता, उनकी शक्ति और खतरा बढ़ता जाता। दुष्टवन एथरस की रहस्यमयी दुनिया के कई अनछुए इलाकों में से एक था, जो अनछुए तहखानों और प्राचीन खंडहरों से भरा हुआ था। ये खतरों और संभावनाओं से भरा हुआ था।
जंगल के राक्षसी निवासी बेकाबू होकर प्रजनन करते थे और जब उनकी आबादी उनके इलाकों से बाहर निकल जाती थी तो अक्सर भयानक राक्षसी भगदड़ मच जाती थी। इन भगदड़ों के कारण जीवों के झुंड मानव भूमि पर उतर आते थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते थे। इस निरंतर मंडराते खतरे का मुकाबला करने के लिए प्राचीन काल के देवी देवताओं के नायक और बुद्धिमान पुरुष एकजुट हुए। ईश्वरीय मार्गदर्शन से उन्होंने दुष्ट वन को घेरने के लिए एक विशाल अवरोध का निर्माण किया। महाद्वीप में फैले कई नोड्स द्वारा संचालित यह अवरोध अतिक्रमणकारी अराजकता के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का काम करता था। इन महान हस्तियों में अकादमी के संस्थापक अथोर भी शामिल थे, जिन्होंने इन महत्वपूर्ण नोड्स में से एक को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस अवरोध की उपस्थिति ही वह कारण थी जिसकी वजह से अकादमी और राजधानी वैलेरियन जंगल के इतने करीब थे। साम्राज्य की रणनीति स्पष्ट थी, अपनी सेना को खतरे के केंद्र में स्थापित करना ताकि अवरोध को तोड़ने वाले किसी भी जीव का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस निकटता ने साहसी लोगों, विद्वानों और सैनिकों को जंगल में घुसकर राक्षसों की आबादी को खत्म करने और उसे नियंत्रण में रखने का अवसर दिया। यह अकादमी के वरिष्ठ छात्रों के लिए भी एक परीक्षण स्थल था, जो जंगल के प्रभाव पर नजर रखने और उसे दबाने के लिए बनाए गए चौकियों और सैन्य चौकियों में अपने कौशल को निखारते थे। यह जिम्मेदारी सिर्फ वैलेरियन की नहीं थी। दुष्ट वन की सीमा से लगे हर देश ने इसे नियंत्रित करने में योगदान दिया, इसे एक साझा बोझ, एक घिनौना तोहफा मानकर। इतना भयावह नाम क्यों? क्योंकि अनंत खतरों के बावजूद दुष्ट वन अपनी अपार संपदा से साहसी लोगों और राज्यों दोनों को लुभाता था। इसकी गहराइयों में कल्पना से परे खजाने छिपे थे, प्राचीन अवशेष, जादुई खदानें, दुर्लभ जड़ी बूटियां, राक्षसों के अंग और जादुई ग्रंथ। जंगल के भीतर की कालकोठरियां उन बहादुरों या मूर्खों को अकल्पनीय इनाम देने का वादा करती थी जो अंदर घुसने के लिए तैयार थे। जितना गहरा कोई जाता उतना ही बड़ा इनाम मिलता, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। लाखों लोगों की जान जंगल की भेंट चढ़ गई, उनकी शोहरत और दौलत के सपने उसकी बेरहम आगोश में चूर चूर हो गए। फिर भी कॉल जारी रही। कुछ लोगों के लिए यह वैभव का वादा था, दूसरों के लिए यह अकल्पनीय धन का लालच था। लेकिन जो भी अंदर गया उसके लिए जंगल एक ही चुनौती फुसफुसा रहा था। आओ, अगर हिम्मत है तो। बेशक डेमन ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था, खासकर जब वह अपने सामने खड़े उस राक्षसी जीव के सींगों को घूर रहा था। उसके पतले हड्डीदार पंजे फड़फड़ा रहे थे और उसकी लाल आंखें एक भयावह रोशनी से चमक रही थीं। वेंडिगो का बालों वाला विशाल आकार सामने आ रहा था, उसके नुकीले नुकीले दांत गाढ़े चिपचिपे लार से चमक रहे थे जो तेजाब की तरह जमीन पर टपक रहा था। डेमन सहज रूप से पीछे हट गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी सांस स्थिर लेकिन उथली थी। यह अभी भी बाधा के पार है, यह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। वह इस विचार से चिपका रहा, खुद को आश्वस्त करते हुए। अगर वेंडिगो अवरोध को तोड़ पाता तो वह पहले ही मर चुका होता। डेमन जानता था कि अब तक उसकी किस्मत अच्छी थी। ये पहली बार नहीं था जब वह जंगल के किनारे या अवरोध के पास गया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना किसी राक्षस से इतने करीब हुआ था। अपने पिछले प्रयासों में राक्षसों की अनुपस्थिति ने उसे उलझन में डाल दिया था। पहले तो उसने इसका कारण उस काली चिपचिपी सत्ता को बताया जो उसकी परछाई में विलीन हो गई थी और जिसने उसे ये तंत्र प्रदान किया था। शायद इससे वे डर गए होंगे, उसने सोचा, और याद किया कि कैसे उस सत्ता की ऊर्जा आदिम प्रभुत्व के साथ तरंगित होती प्रतीत हुई। कई बार वह इसे अपनी किस्मत का नतीजा मानता था, या शायद राक्षस सहज रूप से ही अवरोध से बच गए थे। वह अपने मन में इन संभावनाओं पर विचार कर रहा था जैसे ही वह उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था जहां उसने अपने सर्वदिशात्मक उपकरण का बायां ब्रेस लगाया था। उसकी गहरी आंखें वेंडिगो पर टिकी रहीं। पेड़ के पास पहुंचकर डेमन ने तारों को वापस खींचा, जो एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ब्रेसेस में वापस जिप हो गए। भागने का रास्ता पक्का हो जाने पर उसके दिमाग में एक विचार आया। यदि यह अवरोध को पार नहीं कर सकता तो क्या यह इसे एक गतिशील लक्ष्य नहीं बनाता? इस विचार ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना मुड़ने वाला धनुष निकाला और शापित अयस्क से सना हुआ एक तीर चढ़ाया। उसने तीर की नोक पर तीर चढ़ाया और पीछे हट गया, लेकिन एक गहरे एहसास ने उसे झकझोर दिया और वह झिझक गया। तीर शापित अयस्क से बने हैं, और शापित अयस्क राक्षसों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे वह इसे जोड़ता गया, उसके विचार घूमते गए। खून, दुष्ट जंगल, शापित अयस्क, यह एक अनर्थ होने वाला है। शापों से प्रभावित राक्षस जैसे वेंडिगो, मरे हुए, स्किनवॉकर और चेहरा चुराने वाले, अगर वह असुरक्षित शापित अयस्क लेकर जा रहा होता तो उसकी ओर झुंड में आ जाते, यह मानते हुए कि वे इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त करीब थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। दांत पीसते हुए डेमन ने शॉट न लेने का निर्णय लिया।
मेरे दुर्भाग्य को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने अपनी नज़रें वेंडिगो पर गड़ाए रखीं, उसकी छाया बोध क्षमता रडा की तरह बाहर की ओर फैलती रही तथा वह उस प्राणी की हर गतिविधि पर नज़र रखता रहा। वेंडिगो की परछाई अजीब थी। उसमें इंसानी परछाइयों जैसी प्रतिक्रियाशील ऊर्जा नहीं थी, एक ऐसी खामोश चीज़ जो उसकी परछाई की भूख को बमुश्किल जगा पाती थी। शिकार का जोखिम उठाना उसके लिए ठीक नहीं था और न ही वह कोशिश करके भी वेंडिगो का शिकार कर पाता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, भाग जाना ही एकमात्र विकल्प है। उसने शापित तीरों को उनके खोल में बंद कर दिया, उनकी आभा का सारा निशान मिटा दिया। अपनी छाया बोध की सीमा तक पहुंचते हुए डेमन धीरे धीरे पीछे हट गया और अपना ध्यान वेंडिगो से कभी नहीं हटा पाया। कुछ ही मिनटों में वह उस जगह पर वापस लौट आया जहां उसकी झड़प शुरू हुई थी, ध्यान से अपना सामान समेटते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सबूत न बचा हो। उसकी नज़रें उसकी फटी हुई वर्दी पर पड़ीं, फटी आस्तीनें, कटे हुए किनारे। यह उसकी वर्दी नहीं थी जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। मार्कस की वर्दी, डेमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। अगर अकादमी ने जांच की तो मुसीबत में वही पड़ेगा। फिर भी डेमन लापरवाह नहीं था। उसने जो भी सबूत मिटा सकते थे मिटा दिए, लेकिन कुछ सूक्ष्म निशान छोड़ गए जिन पर केवल एक पेशेवर अन्वेषक ही ध्यान दे सकता था। राजधानी की गलियों में रहकर तस्करों के साथ काम करने के उसके दिन एक बार फिर काम आ रहे थे। सब कुछ संभाल लेने के बाद डेमन ने अपनी छाया धारणा को वापस ले लिया और जंगल से बाहर चला गया। अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए वह रात में गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब तक वह अपने कमरे में पहुंचा, 15 मिनट से भी कम समय में वह मुकम्मल अपराध अंजाम दे चुका था। नहाने और शायद लियोना के साथ आधी रात के नाश्ते का आनंद लेने के लिए काफ़ी समय था। लेकिन पहले डेमन को अपने नए हुनर को परखना ज़रूरी था। उसने इसका असर महसूस नहीं किया था, रेमोसलेस जैसा नहीं। उसे एक अजीब सा एहसास भी हो रहा था जैसे उसकी परछाई उसे खा रही हो, फिर भी उसका पेट नहीं भरा हो। किसी की नज़रों से बचते हुए वह चुपके से युद्धक हॉल में घुस गया। कपड़े धोने की टोकरी से होते हुए उसने वर्दी बदली और अपनी वर्दी पहन ली। संतुष्ट होकर वह अपने कमरे में लौटा और सिस्टम पैनल ऊपर लाया। जल उत्सव। जल उत्सव विवरण। चीयर्स। बारिश आ गई है। बरसों के लगातार सूखे के बाद आखिरकार आसमान ने रोते हुए प्यासी धरती की प्यास बुझाई। लेकिन बारिश, जो कभी वरदान हुआ करती थी, रुकी नहीं। ये तब तक लगातार बरसती रही जब तक कि विशाल महाद्वीप डूब नहीं गया और सिर्फ बिखरे हुए द्वीप ही रह गए। लोग अपनी खुशी के उल्लास में खोए हुए अपने ही उत्सव के भारी बोझ तले दब गए। प्रभाव। डरो मत, तुम डूबोगे नहीं। प्रकार। निष्क्रिय। शांत हो जाओ। 0 सेकंड। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेमन अपने बिस्तर के किनारे पर पीठ टिकाकर सामने लगे पारदर्शी सिस्टम पैनल पर प्रदर्शित कौशल विवरण को घूर रहा था। उसने निराश होकर एक गहरी सांस ली, उसका हाथ उसके बिखरे बालों में फिरा। मैंने टोबियास को मारने के लिए इतनी सारी परेशानियां उठाईं, और मुझे यह मिला। इस हुनर का असर साफ था, यह उसे डूबने से बचाने के लिए था। ये व्यवहारिक तो था, लेकिन वह युद्ध उन्मुख हुनर नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। और कुल मिलाकर टोबियास ने अपने जल अवरोधक मंत्र से मुझे लगभग डुबो ही दिया था। डेमन ने निराशा भरी आवाज में बुदबुदाया। तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से बेकार नहीं है। हालांकि जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था उसका जीवंत वर्णन। एक डूबा हुआ महाद्वीप जो लगातार बारिश में खो गया था। डेमन के विचार टोबियास के मूल की ओर भटक गए। टायरवेलिया, उन्होंने याद किया। वॉयेज द्वीप, एक दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जिसे अक्सर महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह एक बिखरा हुआ द्वीप समूह था। ये विश्व की अग्रणी नौसैनिक शक्ति भी है, डेमन ने किसी और से अधिक अपने आप से ही कहा। टायरवेलिया का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। इसका अधिकांश भूभाग समुद्र में डूबा हुआ था और कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि इस कौशल के विवरण ने एक भयावह रहस्योद्घाटन प्रस्तुत किया। अतः इसलिए बेशक ये ज्ञान उसके लिए तात्कालिक रूप से बेकार था, फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि भूले बिसरे इतिहास के कुछ अंश भी उसके पास होने से एक दिन मूल्यवान साबित हो सकते हैं। टायरवेलिया के राक्षस ज्यादातर जलीय थे, लेकिन उनमें से सबसे भयावह थे डूबे हुए राक्षस, 2 पैरों वाले राक्षस जो प्राचीन टायरवेलिया के जलमग्न खंडहरों में रहते थे। यह क्षेत्र समुद्री डाकुओं से भी भरा हुआ था और एक विशाल व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। डेमन ने तेजी से सांस छोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। क्या मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता था? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी। प्रतिक्रिया में छाया हल्की सी हिली, मानो कंधे उचका रही हो।
डेमन ने खुद पर ध्यान न देते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि यह और भी बुरा हो सकता था। क्यों न मैं ये हुनर आजमा कर देखूं। इस विचार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या होगा अगर उस हुनर का वर्णन शाब्दिक न हो? और उससे भी बदतर, क्या होगा अगर उसका असर अप्रत्याशित हो या खतरनाक भी? पब फ्यूचर विज्ञापन, इस व्यवस्था में कौन जाने? डेमन ने कड़वाहट से सोचा। आखिरकार यही तो व्यवस्था थी जिसने उसे आत्मा और शरीर की भूख में बांध रखा था। किसी भी चीज का परीक्षण करने से पहले डेमन ने सिस्टम का मुख्य पैनल खोला और अपने सभी नए अर्जित गुण बिंदुओं को मन में डाल दिया। ऊर्जा का एक उछाल उसके भीतर लहरों की तरह दौड़ गया और जैसे जैसे उसका भंडार बढ़ता गया, उसकी नसों में एक हल्की सी गुनगुनाहट गूंजने लगी। इससे केवल एक ही ज्वलंत मुद्दा बचा, उसके मन के कोने में छाया भूख का निरंतर मुद्दा। उसकी छाया ऊर्जा। डेमन की निगाहें सिस्टम पर लौट आईं, उसकी अभिव्यक्ति कठोर होती गई क्योंकि वह अंदर छिपे हुए भयंकर शून्य को संबोधित करने के लिए तैयार था। HP 42/50। मन 959 जोड़ 5। शक्ति 9। चपलता 17। गति 35। धीरज 10। कक्षा छाया 140। छाया भूख स्तर 3%। छाया स्तर 2। स्थिति छाया खिलाया जाता है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश छाया बोध जल उत्सव। लॉक किया गया। जब डेमन ने अपनी छाया ऊर्जा जांची तो वह पूरी तरह से भरी नहीं थी। उसकी छाया भूख का स्तर 3% पर ही बना रहा। तो मेरी परछाई तभी भरी मानी जाएगी जब भूख का स्तर 0% तक पहुंच जाएगा, डेमन ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए खुद से कहा। उसने अपने होंठ काट लिए। मुझे इसे तृप्त रखने के लिए अपने शिकार की संख्या बढ़ानी पड़ती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। अगर ऊर्जा काफी ज्यादा है तो भूख लगने में ज्यादा समय लगेगा। जब तक ये 100 से ऊपर रहेगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने आह भरी, जिम्मेदारी का बोझ उस पर ठंडे कफन की तरह छा गया। मुझे नहाना है। जब मैं नहा रहा हूं तो वाटर सेलिब्रेशन भी आजमा सकता हूं। अपनी फटी हुई वर्दी उतारते हुए, अपनी त्वचा पर लगे खरोंचों और चोटों को देखकर मुंह बनाते हुए, उसके मन में एक और विचार कौंधा। टोबियास से मुठभेड़ के बाद उसका HP घटकर 42 रह गया था। मुझे सचमुच अपना HP बढ़ाने पर काम करना होगा, उसने अपनी दुखती हुई बांह को मोड़ते हुए बुदबुदाया। लेकिन उसके ध्यान की मांग करने वाली और भी बहुत सी चीजें थीं। उसका तात्कालिक लक्ष्य अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाना था। उसे बहुत कुछ सीखना था, आइरिस को प्रशिक्षित करना, उस जादुई विस्फोट मंत्र में महारत हासिल करना जिसका इस्तेमाल उसने उसे करते देखा था, और यह समझना कि सर्वदिशात्मक गियर का ज्यादा सटीकता से इस्तेमाल कैसे किया जाए। और फिर उसकी अगली लापरवाह योजना थी। वेंडिगो जिसे उसने पहले देखा था, कोई बाधा नहीं थी, बल्कि उसने उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ाया। मैं बाधा के पार जा रहा हूं, उसने धीरे से घोषणा की, उसकी गहरी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन शुरू होने से पहले पूरी जगह की मरम्मत कर दूंगा। मैं इसके हर इंच का नक्शा बनाऊंगा। वह अपनी उंगलियां मुट्ठी में बांधकर दीवार की ओर देख रहा था, मानो वह अपने लक्ष्य को दीवार पर अंकित कर रहा हो। मैं सिर्फ शीर्ष 10 में जगह बनाने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं नंबर 1 बनूंगा, एकमात्र। वह ठंडेपन से मुस्कुराया, उसके दिमाग में पहले से ही योजनाएं बन रही थीं। डेमन सिर्फ जीतने की योजना नहीं बना रहा था, वह विश्वासघात की योजना बना रहा था। कुछ ज्यादा विस्तृत नहीं, बस इतना कि उसका दबदबा पक्का हो जाए। बाथटब के पानी भरने की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। आलीशान बाथरूम उसे अब भी बहुत ज्यादा लग रहा था, उन ऊबड़ खाबड़ गलियों से बिल्कुल अलग जहां वह पला बड़ा था। उसने खुद को पानी में डुबो लिया, उसका शरीर गर्म पानी में डूब रहा था। उसे हैरानी हुई जब उसने अपना सिर पूरी तरह पानी में डुबोया तो उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। उसके फेफड़ों में पानी नहीं गया। वह ऐसे सांस ले पा रहा था मानो जमीन पर ही हो। डेमन कई मिनट तक पानी में डूबा रहा, इस कौशल की सीमाओं को परखता रहा। हर बार एक ही नतीजा निकला, वह डूबने का एहसास किए बिना अनिश्चित काल तक पानी के अंदर रह सकता था। कौशल का वर्णन उसके दिमाग में गूंजने लगा। डरो मत, तुम डूबोगे नहीं। फिर भी उसने पानी के नीचे मछली की तरह रहने की कल्पना को तुरंत त्याग दिया। ये कौशल ठंडे तापमान, पानी के दबाव या शत्रुतापूर्ण जीवों जैसे अन्य खतरों को नकार नहीं सकता था। डूबना तो कई खतरों में से एक था। संतुष्ट होकर उसने नहाकर, तन मन तरोताजा होकर, जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने रात के लिए योजनाएं बना रखी थीं। लियोना के साथ आधी रात का नाश्ता और अपने अगले शिकार की मौत को अंतिम रूप देना था। लिलिथ अपने बड़े से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी,
दोपहर की गर्म धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी और कमरे को सुनहरी चमक से नहला रही थी। उसने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी किताब गद्दे पर गिर गई। छात्र परिषद की अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस समय अपने छात्रावास में आराम फरमाना नहीं चाहिए था। फिर भी उन्हें यहाँ नज़रबंद कर दिया गया। वह कराह उठी, उसकी आवाज़ तकिए पर दबकर रह गई। मैं बहुत ऊब गया हूँ। अरे डेमन, तुम इस समय क्या योजना बना रहे हो? पिछले 2 दिनों से यही चल रहा था। सज़ा तो जल्दी मिली थी, लेकिन उसके अपराध के पैमाने को देखते हुए अपेक्षाकृत हल्की। उसे और रेनाटा को शहर में झगड़ा शुरू करने के लिए फटकार लगाई गई थी। सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि 2 मजबूत लोगों के बीच टकराव, जो पहले ही दूसरे और तीसरे दर्जे की तरक्की हासिल कर चुके थे। हालांकि वे पीछे हट गए थे, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम ने पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया था। शुक्र है कि किसी को चोट या जान नहीं लगी। लिलिथ ने इसका श्रेय इलाके की असामान्य रूप से चौड़ी सड़कों को दिया। मुझे लगता है कि यह सब नगर नियोजन की देन है, उसने अपने चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाते हुए रूखे स्वर में कहा। अकादमी ने बदनाम प्रेस से बचने के लिए उन्हें सिर्फ एक प्रतीकात्मक थप्पड़ मारकर सजा दी थी। अपने साल के शीर्ष 2 छात्रों के रूप में उनकी लड़ाई ने अनजाने में अकादमी के छात्रों की ताकत का प्रदर्शन कर दिया था, और जो एक जनसंपर्क दुर्स्वप्न हो सकता था उसे शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया था। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत पहले ही कर दी गई थी और निवासियों ने उदारतापूर्वक मुआवजा दिया था, इतना कि अराजकता के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। लेकिन लिलिथ मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी कैद का मतलब था कि डेमन को उसके हस्तक्षेप के बिना काम करने की पूरी आज़ादी थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने उसके द्वारा फैलाई गई अराजकता का फायदा उठाया था। जहां अकादमी का ध्यान उस पर और रेनाटा पर केंद्रित था, वहीं डेमन टोबियास मॉर्गन के पीछे पड़ गया था। और सफल हुए। लिलिथ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून चादरों में गड़ गए। उसे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि डेमन ने टोबियास को नज़रबंदी से फुसलाकर बाहर निकाला था और उसकी हत्या कर दी थी। जब तक अकादमी को पता चला कि टोबियास गायब है, तब तक उन्होंने मान लिया था कि वह भाग गया है। लेकिन लिलिथ को बेहतर पता था, अकादमी को जल्द ही निशान मिल जाएंगे। उसने निराशा से भरी आवाज़ में बुदबुदाया। और यकीनन उन्हें मिल भी गए। एक कथित वेंडिगो हमले की खबरें सामने आई थीं। बैरियर के पास टोबियास का खून मिला था, जिसके साथ वेंडिगो के पैरों के निशान भी थे। मूर्खों, उसने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। अब वह डेमन की रणनीति साफ साफ समझ सकती थी। शुरू में तो उसे लगा कि वह टोबियास को फंसाने की योजना बना रहा है, लेकिन असल में टोबियास को फंसाना उसका मकसद कभी था ही नहीं। ये सब एक ध्यान भटकाने की कोशिश थी, उसे कम आंकने के लिए। जब तक उसे उसके असली इरादे का एहसास हुआ, टोबियास मर चुका था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई, प्रशंसा और चिड़चिड़ाहट का मिश्रण था। कितनी निर्दयी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका स्वर प्रभावित और कड़वा दोनों था। पिछले कुछ दिनों से लिलिथ डेमन के विचारों से छुटकारा नहीं पा सकी थी। वह उसके मन में इतनी गहराई से समा गया था कि वह उसके सपने भी देखती थी, किसी किशोरी के रोमांटिक रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतियोगी के रूप में जिसे वह हराना चाहती थी। ये तथ्य कि वह लगातार उसके हाथों से फिसल रहा था, उसे एक खेल के मोहरे की तरह खेल रहा था, उसके जुनून को और बढ़ा रहा था। मुझे उसे खुद ही हराना होगा, उसने दृढ़ता से अपने आप से कहा। वह खड़ी हो गई, उसकी सफ़ेद पोशाक उसके शरीर से चिपकी हुई थी। कमरे में से छनकर आ रही धूप एक हल्की सी चमक बिखेर रही थी। उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उसे उस पत्र का ख्याल आया जो डेमन रीनेम्ब्रिज को भेजने की योजना बना रहा था। 2 दिनों की सोच विचार के बाद लिलिथ इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह एक जाल था, और वह लगभग उसमें फंस ही गई थी। शायद इसी तरह उसने टोबियास को फुसलाया होगा, किसी की लिखावट की नकल करके, शायद मार्कस फेजॉय की। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके ख्याल मार्कस फेजॉय की ओर मुड़ गए। उसकी खुफिया जानकारी के अनुसार बेचारा लड़का बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे में फिसल रहा है, जेंडर रेवेंसक्रॉफ्ट से नाता तोड़ रहा है, जो उनके परिवारों के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए अनसुना था। मार्कस फेजॉय की तबीयत ठीक नहीं है। फेजॉय परिवार अपने बेटे को ड्यूक रेवेंसक्रॉफ्ट के घर से किसी को भी पार करने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन मेरी जानकारी कुछ और ही बताती है। वह अपने सभी दोस्तों से मिलने गया, लेकिन बाद में अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। उसका अस्त व्यस्त रूप, उसका अचानक चीखना चिल्लाना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। हालांकि लिलिथ की चिंता डेमन पर ही टिकी रही। उसने चिकित्सकों से एक रिपोर्ट ली जिसमें उसकी हालत का एक भयावह चित्र उकेरा गया था। वह जंगल से अपने ही खून से लथपथ, मुश्किल से जिंदा, और टहनियाँ और जड़ें उसके शरीर में चुभ रही थीं, लौट रहा था। फिर भी सबसे अजीबोगरीब चोटें उसकी उंगलियों पर थीं,
जला हुआ मांस, टूटी हुई हड्डियां और बार बार चोट लगने के निशान। चिकित्सकों को शक था कि यह सदमे और झटके की वजह से हुआ होगा, और उसकी टूटी हुई उंगलियों में मन के निशान और भी गहरे हो गए थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। डेमन, तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं तुम्हें भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकता? तुम क्या योजना बना रहे हो? तुम इस तरह घायल क्यों हो? उसके गाल हल्के से लाल हो गए जब उसका मन उसकी खून से सनी तस्वीर की ओर भटक गया। उसका हाथ अनायास ही उसके कंधे पर चला गया, जहां डेमन ने एक बार शांत क्रोध में उसे पकड़ लिया था। गुस्से में भी उसने उसके आरोपों को एक डरावने विश्वास के साथ नकार दिया था। तुम निश्चित रूप से निर्दोष नहीं हो, वह धीरे से खुद से हंसी। लिलिथ जानती थी कि डेमन अपने लक्ष्यों को योजनाबद्ध तरीके से मार रहा है। उन सभी में एक बात समान थी, वे सभी किसी न किसी तरह से उसके साथ थे। पहले तो उसके पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब उसे उनकी मौत में एक फ़ायदा नज़र आता है, एक ठोस फ़ायदा, उसने सोचा। यदि अकादमी को समानता का पता चल गया तो वह इसका समाधान कैसे करेंगे? मुझे यकीन है कि उसके पास अपने हाथ साफ रखने का एक निश्चित तरीका है। अपने शीशे के पास बैठी, अपने लाल बालों को अपनी पोशाक पर लहराते हुए, लिलिथ उन लोगों के नामों पर विचार कर रही थी जो अगले हो सकते थे। रीन एम्ब्रिज, अलमोंड गानिया, मेलकम तातारस्तान, मार्कस फेजॉय। कौन होगा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब वह खुला छोड़ दिया गया है। एक ऐसा शिकारी जिसे मैं अब और नहीं दबा सकता। एक और आज मरेगा, या कल, लेकिन जल्द ही। उसके हमले एक पैटर्न पर होते हैं, और मैं उसे समझने के बहुत करीब हूँ। उसकी नज़र फिर से उन कागज़ों पर पड़ी जो उसने चारा बनकर छोड़े थे, और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। डेमन की चालाकी निर्विवाद थी, लेकिन उसे हर लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस युद्ध जीतने की ज़रूरत थी। लिलिथ की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अचानक उसके मन में एक विचार आया। पेजर उठाकर उसने डेमन ग्रे का नंबर डायल किया। जैसे ही उसने उसे कान के पास लाया, डिवाइस उसकी हथेली पर ठंडा महसूस हुआ, और लाइन जोड़ने की हल्की सी गुनगुनाहट खामोशी को भर रही थी। चलो इसे हत्यारे घोड़े के मुंह से सुनते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में प्रत्याशा झलक रही थी। डेमन अपने पेजर की लगातार बजती आवाज़ को अनसुना कर रहा था, उसका ध्यान अडिग था। जंगल के दमनकारी सन्नाटे में खड़े उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, जो उसके पहले से भीगे कपड़ों को भी भिगो रहा था। पेजर पास के एक पेड़ के नीचे उसकी जैकेट में छिपा पड़ा था, छाया में और सूरज की तीखी किरणों से सुरक्षित। दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, उसकी टूटी हुई उंगलियों से निकल रहा था। उसका बायां हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, उसकी पांचों उंगलियां टूटी और झुलसी हुई थीं, और टूटी हुई हड्डी से बमुश्किल ही मांस के काले अवशेष चिपके हुए थे। उसका दाहिना हाथ, कांपता हुआ लेकिन स्थिर, बंदूक की आकृति में था। उसकी उंगलियों के पोरों पर छाया जादू का एक घूमता हुआ गोला इकट्ठा हो रहा था, और जैसे जैसे वह संकुचित हो रहा था, उसके चारों ओर पतली आकाशीय हवाएं टिमटिमा रही थीं। शांत, नियंत्रित सांस के साथ डेमन ने गोली चलाई। झटका बहुत भयानक था। उसका मांस झुलस गया, और उसकी उंगलियों की हड्डियां जोर से चटक गईं। उसने दांत पीस लिए, उसकी तेज सांसें निकल रही थीं। जैसे ही उसने खुद को संभाला, हाथों में उठ रही धीमी धड़कन को अनदेखा कर दिया। उसके सामने खड़ी डमी उसकी अथक ट्रेनिंग का खामियाजा भुगत रही थी। उस पर झुलसने के निशान और छेद थे, सैकड़ों की संख्या में। हर एक उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। लगभग हो गया, मैंने इसे लगभग पूरा कर लिया है, डेमन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसने छाया जादू का एक और गोला बुलाया, उसके साथ आई पीड़ा की ताज़ा लहर को नज़रअंदाज करते हुए। उसने फिर से गोली चलाई। फिर से। हर गोली उसके शरीर के और हिस्से को जला रही थी, और नीचे टूटी हुई हड्डी का सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा था। अब तक उसकी दूरस्थ पादांगियां कंकाल के अवशेषों से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई थीं। उसकी मध्यवर्ती पादांगियां भी कुछ बेहतर नहीं थीं, झुलसी हुई और भंगुर। केवल उसकी समीपस्थ पादांगियां, जो उसकी हथेलियों के पास थीं, पर कुछ मांस का अंश बचा था, हालांकि वे भी काली पड़ गई थीं और फफोले पड़ गए थे। लेकिन डेमन रुका नहीं। 2 दिनों की अथक मेहनत के बाद उसे लगा कि अब वह सफलता की दहलीज पर पहुंच गया है। उसकी परछाई मानो उसे प्रोत्साहन दे रही हो, उसकी अलौकिक उपस्थिति उसे दर्द से जूझते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। इस कठिन प्रशिक्षण की शुरुआत एक साधारण मंत्र से हुई थी, मैजिक ब्लास्ट, एक बुनियादी तकनीक जिसे डेमन ने आइरिस को इस्तेमाल करते देखा था। ये सर्वविदित था, एक प्रारंभिक क्षमता जिसे डेमन समेत हर कोई कर सकता था। इस मंत्र में प्रयोगकर्ता को अपनी जादुई विशेषता का एक गोला बनाकर उसे चलाना होता था। इसकी सरलता ही इसकी ताकत थी, लेकिन साथ ही इसकी कमजोरी भी। डेमन ने तर्क दिया था, मेरे दुश्मन मुझे जादू करने के लिए समय नहीं देंगे।
इससे भी बुरी बात यह थी कि इस मंत्र की कीमत प्रति शॉट 50 मन तय थी, जो डेमन अपने सीमित संसाधनों के साथ वहन नहीं कर सकता था। अथक अभ्यास से उसने इसकी कीमत घटाकर 40 मन कर दी, जो एक महत्वपूर्ण सुधार था। लेकिन उसका विश्लेषणात्मक दिमाग यही नहीं रुका। मैजिक ब्लास्ट हमेशा हथेलियों या आसपास के वातावरण से ही क्यों दागा जाता था? क्या होता अगर इसे संपीड़ित करके उंगलियों से दागा जा सकता? इसकी लागत कम होती, गति तेज होती और मार ज्यादा तेज होती। उसने अपना सिद्धांत सिल्विया को बताया था, जिसने जोखिमों और खतरों का हवाला देते हुए उसे तुरंत खारिज कर दिया था। लेकिन डेमन का दृढ़ निश्चय अटल था। उसने यांत्रिकी का गहराई से अध्ययन किया और किसी योजना पर अमल करने से पहले अपने मन में अनगिनत सिमुलेशन चलाए। अपने 5x कौशल से अपने मन को बढ़ाकर डेमन ने एक खतरनाक प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार की। पहला प्रयास विनाशकारी था। दबाए गए मन ने गोली चलाने से पहले ही उसकी उंगलियां जला दीं। दूसरा प्रयास और भी बुरा था। झटके से उसकी उंगली पूरी तरह से कट गई और एक खूनी टुकड़ा रह गया। लेकिन डेमन ने हार नहीं मानी। खून बहने से रोकने के लिए अपनी चोटों पर पट्टी बांधते हुए वह आगे बढ़ता रहा, हर दर्दनाक कोशिश में अपनी तकनीक को परखता और निखारता रहा। उंगली उंगली करके उसने झटके को कम करना सीखा, हालांकि इसकी कीमत उसे लगभग सब कुछ खो देने के रूप में चुकानी पड़ी। एक समझदार इंसान तो कब का अपने कटे फटे हाथों के इलाज के लिए वैद्यों के पास चला गया होता। लेकिन डेमन के पास ऐसी विलासिता के लिए समय ही नहीं था। वह समय के खिलाफ काम कर रहा था, एक अदम्य तात्कालिकता से प्रेरित होकर। फिर भी उसकी वर्तमान पीड़ा खतरे का केवल एक हिस्सा थी। असली खतरा तो आगे था, सर्वदिशात्मक गियर में महारत हासिल करना, जो उसके प्रशिक्षण का सबसे घातक पहलू था। फिलहाल उसका ध्यान अपने जादू को निखारने पर था। उसका दर्द, पेजर की भिनभिनाहट और भीषण गर्मी, ये सब गौण थे। बस काम ही मायने रखता था। कितनी बार मैं लगभग मर ही गया। डेमन ने मन ही मन संख्या गिन ली, 116। ओमनीडायरेक्शनल गियर में महारत हासिल करने के लिए अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान उसने इतनी ही मृत्युग्रस्त अवस्थाओं का अनुभव किया था। पेड़ों पर तेज रफ्तार से झूलना उसके लिए दर्द का सबब बन गया था। वह चट्टानों से टकराता, पेड़ों के तनों से टकराता और शाखाओं से छलनी होता। हर टक्कर से उसका शरीर टूटकर लहूलुहान हो जाता। उसकी हड्डियां बार बार चकनाचूर हो जाती, उसकी त्वचा तार तार हो जाती। उसके शरीर में जहां जहां शाखाएं चुभती थीं, वहां वहां छेद हो गए थे। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। सबसे खतरनाक युद्धाभ्यास वे थे जहां वह पेड़ों की कतार से ऊपर उड़ता था, अंधाधुंध गति से हवा में दौड़ता था और फिर उसी तीव्रता से खुद को वापस नीचे खींच लेता था। एक से ज्यादा बार वह ऊंचाई से गिरता था और उसकी गति उसे नीचे बेरहम जंगल की जमीन पर गिरा देती थी। प्रशिक्षण के पहले दिन सूर्यास्त तक डेमन का इतना खून बह चुका था कि वह बेहोश होने की कगार पर था। उसके घावों में नेक्रोसिस बढ़ने लगा था। उसका HP मात्र 2/50 रह गया था। उसे रुक जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वह लड़खड़ाता हुआ, बेहोश और बेसुध होकर अकादमी की ओर वापस चला गया। वह जानता था कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो जंगल में अकेले ही मर जाएगा। किसी तरह वह वापस आ गया। पब फ्यूचर एड्स। जब वह खून से लथपथ और मुश्किल से खड़ा हुआ पहुंचा, तो उसकी शक्ल ने अकादमी में सनसनी फैला दी। गिरने से पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी आंख खुली तो डेमन ने खुद को हीलर वार्ड में पाया। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लियोना, सिल्विया, एवांगेलिन, जैंडर और यहाँ तक कि प्रोफेसर केल भी उसका इंतजार कर रहे थे और स्पष्टीकरण मांग रहे थे। ये तो बस प्रशिक्षण था, डेमन ने सीधे चेहरे से कहा था। प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही। मैंने कभी भी लोगों के एक समूह को मेरे तरीकों के प्रति सामूहिक घृणा में एकजुट होते नहीं देखा, डेमन ने बुदबुदाते हुए कहा, ये याद करते हुए कि कैसे उन सभी ने उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटा था। लेकिन उनके विरोध ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और ऐसा लगा जैसे उन्हें सजा और प्रगति का अनंतकाल झेलना पड़ रहा हो। अब जंगल की छतरी के नीचे खड़े होकर उसका दृढ़ संकल्प रंग लाया। उसने अपनी आखिरी शक्ति अपनी टूटी हुई उंगलियों में डाल दी और बंदूक जैसी जानी पहचानी मुद्रा बना ली। एक स्थिर सांस के साथ उसने गोली चला दी। पहली बार कोई दर्द नहीं था, कोई झटका नहीं लगा। डेमन स्तब्ध रह गया, अविश्वास से अपने हाथ को घूरता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी उंगलियां इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थीं कि उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था? तभी अधिसूचना आई, डिंग, आपने जादू की गोली नामक मंत्र बनाया है। महारत 4%, 8%, और आपने अभी तक मास्टरी मैकेनिक को अनलॉक नहीं किया है। प्रगति पर नजर रखने में असमर्थ। डेमन के पसीने से तर चेहरे पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। उसने कर दिखाया था।
इतने दर्द और मौत के करीब के अनुभवों के बाद उसने कुछ बिल्कुल नया रचा था। सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था, बहुत दूर, लेकिन यह एक जीत थी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, और इसका मतलब था कि वह उस शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच गया था जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि वह नोटिफिकेशन के बारे में उत्सुक था। डेमन ने सिस्टम पैनल खोला, उसे उम्मीद थी कि कुछ नया दिखाई देगा, कोई बदलाव, कोई अपडेट, कुछ भी। उसकी छाया ऊर्जा लगभग 100 के आसपास थी, लेकिन उसके बाद भी इंटरफेस निराशाजनक रूप से अपरिवर्तित रहा। मुझे लगता है कि यह बंद है, वह बुदबुदाया। उसे पहले से ही इतना तो अंदाज़ा हो गया था। सिस्टम के लॉक मैकेनिक्स ऐसे फीचर्स थे जिन्हें उसे अभी अनलॉक करना था। उसे सिस्टम के पहली बार एक्टिवेट होने के समय के क्वेस्ट और चुनौतियों का स्पष्ट जिक्र याद आया, लेकिन ऐसा कोई भी उसके सामने नहीं आया था। उन्होंने तर्क दिया, शायद इसलिए कि मेरा स्तर अभी भी बहुत कम है। ऐसा नहीं था कि वह खोजों के लिए उत्सुक था। व्यवस्था पहले ही उससे काफ़ी मांग कर रही थी, जैसे ताकतवर बनने के लिए दूसरों को निगल जाना। ये सोचकर ही कि इससे किस तरह की खोजें पैदा हो सकती हैं, उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। डेमन ने आह भरी और अपनी उंगलियों को मोड़ा। सुन्नपन ही उस असहनीय दर्द से उसकी एकमात्र राहत थी। कम से कम मैंने अपना अनोखा मंत्र तो बना लिया है। फिर भी इसे पूर्ण कहना थोड़ा ज्यादा था। सिस्टम के मास्टरी मैकेनिक ने उसे एक छोटी सी झलक दिखाकर छेड़ा था, गायब होने से पहले 4%। आगे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, और वह अपनी प्रगति पर नज़र रखने के लिए मास्टरी फीचर को अनलॉक करने के लिए उत्सुक था। लेकिन कुछ और भी तात्कालिक चिंताएं थीं। आज का लक्ष्य उसके ऊपर साए की तरह मंडरा रहा था, रीन एम्ब्रिज को मारना। कम से कम वह ये काम अकेले तो नहीं कर रहा था। मार्कस फेजॉय, जो अब पागल हो चुका था और मदद के लिए बेचैन था, उसका मोहरा था। मार्कस को मनाना बेहद आसान था। आखिरकार मार्कस का मानना था कि वह ईश्वर का काम कर रहा है। वह मूर्ख। डेमन ने अपना सिर हिलाया। फिर भी उसकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी चीज जो उसे आजमानी थी वो थी। जंगल की ओर चलते हुए डेमन ने अपनी टूटी उंगलियों के तेज दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। रिमल्स लिस्ट सक्रिय हो गया, जिससे उसका डर कम हो गया और उसकी नसें स्थिर हो गईं। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आस्तीन के नीचे छिपे उस उपकरण पर नज़र डाली, सर्वदिशात्मक गियर। अभ्यास के साथ डेमन ने तीर के सिरे जैसे हुक एक पेड़ में ठोंक दिए और खुद को ऊपर की ओर उछाल दिया। स्टील की तरह कसे हुए पतले तारों ने उसे आज़ादी से झूलने दिया। वह पेड़ों के बीच चक्करदार गति से घूमता रहा, हर झटका पिछले से ज्यादा नियंत्रित था। 2 दिनों की कोशिशों और गलतियों ने उसकी चाल को निखार दिया था, दर्द को एक अथक शिक्षक में बदल दिया था। लेकिन अब वह एक और भी चुनौतीपूर्ण चालबाजी आजमाना चाहता था। उसने अपने हुक सबसे ऊंचे पेड़ पर तान दिए, उनके सिरे छाल में गहराई तक धंस गए। एक झटके में हुक ने उसे आसमान की ओर उछाल दिया और उसे छतरी के ऊपर उछाल दिया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, हवा उसके कानों में गूंज रही थी, और एक क्षण के लिए वह भारहीन हो गया, नीचे जंगल के अंतहीन विस्तार को घूरता रहा। ये रोमांचक था। डेमन ने जल्दी से हुक को नीचे की ओर फेंका, तथा स्वयं को भी उतनी ही ताकत से नीचे खींचने का इरादा किया। ओह, लानत है! उसका निशाना चूक गया। हुक निशाने से चूक गए और जमीन में धंस गए। परिणामस्वरूप उत्पन्न बल ने उसकी उतरने की गति को दोगुना कर दिया। इस दर पर वह जंगल की जमीन पर एक खूनी धब्बा बन जाएगा। तेजी से सोचते हुए डेमन ने एक हुक छोड़ा और दूसरा पास के एक पेड़ की ओर फेंका। अचानक झटके से वह एक तरफ झटका खा गया और गति ने उसे पेड़ के तने से टकरा दिया। टक्कर से पेड़ टूट गया और उसकी टहनियां टूटकर नीचे गिरने लगीं। डेमन छतरी से नीचे लुढ़क गया, हर टहनी उसके शरीर को चीरती हुई आगे बढ़ी, जब तक कि वह एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर नहीं गिर गया। दर्द उसके पूरे शरीर में फूट पड़ा। उसका बायां पैर टूट गया था, हड्डियां बेढंगी होकर बाहर निकल रही थीं। अनगिनत घावों से खून रिस रहा था जो उसके नीचे जमा हो रहा था। वह हौंफने लगा, उसके फेफड़े चीख से भरने से इनकार कर रहे थे। हे! कई दर्दनाक मिनटों तक डेमन वहीं पड़ा रहा, उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और खून की कमी उसे बेहोशी की ओर धकेल रही थी। किसी तरह उसने खुद को हिलाने की कोशिश की। पब फ्यूचर विज्ञापन। पेट के बल रेंगते हुए उसने मिट्टी पर एक लाल निशान छोड़ा, उसका शरीर विरोध में चीख रहा था। वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया था और अब बचना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन डेमन हार मानने वालों में से नहीं था। घंटों लगने के बाद वह उस जानी पहचानी जगह पर पहुंचा जहां उसने अपना पेजर छोड़ा था। उसकी नज़र धुंधली हो रही थी, उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन उसने उसे खोला और पेजर दबाया। लियोना, वह कर्कश स्वर में बोला, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
कुछ ही पल बाद उसका घबराया हुआ जवाब आया जिसमें मदद का वादा था। उसे राहत मिली जब वह पीठ के बल गिर पड़ा और ऊपर खून से सने आसमान को घूरने लगा। सब कुछ होने के बावजूद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैं लगभग सफल हो ही गया था। शायद अगली बार मैं थोड़ा ऊंचा निशाना लगाऊंगा ताकि मैं ट्रंक से न चूक जाऊं। 3 मिनट बाद लियोना वेलेफिया तेजी से मैदान में दौड़ती हुई आई। सिल्विया मूनवेल उसके पीछे पीछे आ रही थी। दोनों ने ही बातों में समय बर्बाद नहीं किया। सिल्विया ने तुरंत अपना चंद्रगुण जादू दिखाना शुरू कर दिया। डैमन के क्षत विक्षत शरीर पर एक हल्की सी चमक छा गई, जबकि सिल्विया खून बहने से रोकने और उसकी टूटी हुई हड्डियों को सावधानीपूर्वक जोड़ने का प्रयास कर रही थी। लियोना पास ही खड़ी थी, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। निराशा से जलती सुनहरी आंखों से उसने डैमन को शांति से रक्तरंजित आकाश को घूरते हुए अपनी अगली योजनाओं के बारे में बुदबुदाते हुए देखा। उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे बार बार कहा है, ये लापरवाह खतरनाक प्रशिक्षण बंद करो। डैमन हंस पड़ा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम यहाँ समय पर पहुंच गए, है ना? दोस्त किस लिए होते हैं? लियोना की आंखें फड़क उठीं और वह उसका गला घोंटने की इच्छा से जूझने लगी। उसने जोर से आह भरी और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सिल्विया ने खुद को नहीं रोका। उसने डैमन को तीखी नजरों से देखा। हम लगभग सफल नहीं हो पाए थे। एक गलती और तुम मर जाओगे। डैमन ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर सिर हिलाया। यह एक सोचा समझा जोखिम था। इसके अलावा मेरे पास एक उपचार औषधि भी थी, बस किसी भी स्थिति के लिए। दोनों औरतें स्तब्ध रह गईं। फिर एक साथ उनकी घूरती निगाहें तेज हो गईं। तो फिर तुमने इसे क्यों नहीं पिया? लियोना ने ऊंची आवाज में पूछा। डैमन ने कंधे उचका दिए, उसका चेहरा उदासीन था। पैसों की बर्बादी। जब मेरे पास मुफ्त में इलाज उपलब्ध है तो महंगी दवा क्यों पीऊं? मैं तो मरना पसंद करूंगा। लियोना का पूरा शरीर अकड़ गया, उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से फड़कने लगीं। तुम मुझे नहीं पता, ये तो बस एक औषधि है। सिल्विया ने भी उतनी ही गुस्से में सिर हिलाया। अगर हम देर से पहुंचे तो क्या होगा? ये तो बस एक औषधि है, डैमन। डैमन ने उनके आक्रोश से अप्रभावित होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एक महंगी औषधि है। हम सभी के पास खर्च करने के लिए अंतहीन पैसा नहीं है। हम में से कुछ लोग वास्तव में इसके लिए मेहनत करते हैं। वह सिहरन के साथ उठ बैठा और सिल्विया के अधूरे उपचार पर नजर डालने लगा। अब बहुत हो गई ये झिड़कियां। मैं किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। लियोना का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसके गुस्से ने उसे पल भर के लिए अवाक कर दिया। सिल्विया कराह उठी, उसके हाथ चमक रहे थे जब उसने उसके जख्मों को बंद किया। तुम असंभव हो, डैमन, सिल्विया ने धीरे से कहा, हालांकि उसके स्वर में अनिच्छा से मनोरंजन का संकेत था। लियोना ने अपनी बाहें पार कर लीं और उस पर तीखी नजरें गड़ा दीं। तुम प्रार्थना करो कि अगली बार मैं तुम्हें पेड़ से नीचे न फेंकूं। डैमन अपने फटे कपड़ों से धूल झाड़ते हुए धीरे से हंसा। मैं सचमुच ऐसा चाहूंगा, बशर्ते आप मुआवजे के तौर पर एक बड़ी रकम देने को तैयार हों।